क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं। इन द फिगर एरिया आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी वर्टिसेस को लेके, ठीक है, और ये जो ए बी सी वर्टिसेस हैं ये कौन से ट्राइंगल के? इक्विलेटरल ट्राइंगल के। ठीक है, कुछ एरिया ड्रॉ करे गए। ठीक है, साफ साफ तुम्हें दिखाई भी दे रहे होंगे, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए से। जब मैं बनाऊंगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा बी सी साइड को। यहाँ से ए से मैंने ये एक आर्क बना दी, तो वो कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है जी। फिर जब बी से तो ये बन जाएगी एफ डी, और जब सी से बनाऊंगा तो डी ई। ये सब आर्क हैं अगर तो ध्यान से देखो तो ये डी ई एफ। और क्या बोल रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। और क्या बोल रहे हैं, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है 10 सेंटीमीटर। तो भैया ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तीनों ही साइड 10 सेंटीमीटर है, एक लिख दी मैंने बस। फिर आगे क्या कह रहे हैं? एंड एट देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट डी ई एंड एफ। अच्छा, जो डी है, ई है और एफ है, मिड पॉइंट भी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे ये समझ आता है, देखो ये 5 होगा कि नहीं होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। बोलो, जितना समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो यस सर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। शेडेड रीजन इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ इसका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ, यस यस सर। सर। कैसे निकाले एरिया? देखो इसका इस तरीके से निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर लगता है। ठीक है, √3 की इन्होंने शायद वैल्यू दे रखी है 3.14, सॉरी, पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.14, और √3 की वैल्यू हम अपने हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा तो क्या करोगे? जो सेक्टर बन रहे हैं, साफ साफ तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा कि सेक्टर बन रहा है। ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये जो सेक्टर हैं क्या ये सेम ही एरिया देंगे या अलग अलग देंगे तीनों? द सेम थिंग। सेम देंगे। क्यों देंगे सेम? कि भाई देखो, इसमें भी एंगल 60 है, इसमें भी एंगल 60 है, इसमें भी एंगल 60 है। तो होता क्या है, सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो जब सब में थीटा सेम है तो ये वैल्यू सब में सेम रहेगी, पाई की वैल्यू भी सेम होती है। और रेडियस क्या होगा? ये वाला। ठीक है, सेक्टर का तो यही होता है ना, इतना। तो इधर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हमें सबका अलग अलग नहीं निकालना है, एक का सेक्टर का एरिया निकालेंगे। और ऐसे ही फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बोलो, इतना ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो भाई पहले ये काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। अच्छा, ट्राइंगल की भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? शेडेड रीजन बोला है। तो शेडेड तो सेक्टर वाला है। अगर वो अनशेडेड पूछते ये वाला, ठीक है, वो क्या पूछते हैं? अनशेडेड, तब माइनस करना पड़ता। ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने किसका बोला है? शेडेड रीजन का। अगर वो इसी क्वेश्चन में कह दे कि भाई इसका एरिया बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है ज्यादा। अनशेडेड का पूछेंगे यहाँ पे, इसका एरिया बताओ, तो ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और तीनों सेक्टर का माइनस कर दूंगा, तो यही तो आएगा। अब यहाँ इन्होंने और भी काम हमसे कम ही पूछा हुआ है। क्या कि भाई इसका शेडेड का बताओ। ठीक है, जो शेडेड है, तो शेडेड का तो 3 सेक्टर का एरिया निकालना है बस। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड की है? डी किसका है? देखो, डी है बीसी का, ई है एसी का, एंड एफ है एबी का। यहाँ पे लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया इतना? यस सही है सर। ना भाई?
तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं लिख दूं कि भाई बी डी जो है, बी डी वो कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली बी डी डी सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही ए ई सब सेक्टर की एक एक ये लिख दो बस। ठीक है, यहाँ से ए लिख देते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। जल्दी से लिखो, फिर इसको मुझे हटाना है यहाँ से। सर हो गया। हो गया। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर ए एफ ई, ये वाला ले लिया मैंने। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360। पाई उन्होंने बोला है 3.14 लेना, 5 इंटू 5। इस जीरो से जीरो गया, ये 6 6 या 36 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है, 1/6 इंटू 3.14 इंटू 25। ये लिख दूँ 25 यहाँ पे। बोलो जी, यस सर। ठीक है ना इतना। यस सर। अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करा दो ऊपर वाले की। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 25 से करा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 78.50/6। ठीक है, इसे मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 78.5/6। लिखो जल्दी से। हो गया सर इतना। हो गया। चलो, अब ये किसका एरिया है, ये सिर्फ एक सेक्टर का एरिया है, किस में चल रहा है, सेंटीमीटर, तो इसको कह दो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 6 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे ना मुझे यहाँ पे एक सेक्टर का निकला है, 3 का निकालना है। तो इसमें मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, 3 6 को कैंसिल करेगा, अपोन में आ जाएगा 2। अब खुद बताओ, 2 से डिवाइड करना ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हें या 6 से ज्यादा अच्छा लगेगा डिवाइड करना। सर 2 से। 2 सर से 2 से। हमारे दिमाग में इस तरीके से चीजें बन जाती हैं कि जैसे छोटा नंबर होता है ना, हम खुश हो जाते हैं कैलकुलेशन करने में। जैसे ही बड़ा होता है पहले ही टेंशन लेने लगते हैं कि ये गलत ना हो जाए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा तुम 6 से ना करो, करना है तो कर लो, आंसर तुम्हारा तब भी ठीक आ जाएगा। सही है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई कराओ अपॉन में, क्योंकि 2 आ जाएगा और बच्चा बहुत इजीली फिर 2 से डिवाइड कर ही लेता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया। इसके बाद ये लिखना है तुम्हें, एरिया ऑफ सच 3 सेक्टर्स। ठीक है, ऐसे जो 3 सेक्टर हैं उसका एरिया निकालना है। तो कितना होगा, 3 इंटू 78.5/6। और ये कितना आगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो इसको हम इजीली डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14 सेंटीमीटर ईच। आर्क बनाए गए कहां से, एक ट्राइंगल है और आर्क बनाए गए जिसका रेडियस कितना था, 14 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, देखो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब तुम कंपास में कोई डिस्टेंस ले लेते हो, ठीक है, लेंथ ले लेते हो, तुम्हें बोला जाता है 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो तुम ऐसे क्या करते हो, कंपास खोलते हो, स्केल रखते हो और ऐसे 5 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस ले लेते हो। तो जब तुम ये बना रहे हो ना पूरा, तो तुम कहते हो कि सर्कल बन गया। अगर तुम इसके दोनों एंड पॉइंट को, जहां से तुमने स्टार्ट करा, अगर वहां पे वापस नहीं ला रहे हो तो उसको आर्क बोला जाता है। आर्क कुछ नहीं, आर्क एक सर्कल का ही पार्ट है। समझ रहे हो, अगर वहीं से तुमने यहाँ से शुरुआत करी इसको,
और घुमा के यहाँ पे लिया है, तो ये तो हो गया सर्कल, और तुमने इसे यहीं छोड़ दिया तो ये अब आर्क बोली जाएगी। समझ रहे हो? तो ये बताओ, जो वो 5 था डिस्टेंस, ठीक है, अब ये सेंटर है जहाँ पे तुमने निडल रखी हुई कंपास की, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो होता क्या है, जब तुम आर्क भी बना रहे होते हो ना, आर्क क्या है, इनकम्प्लीट सर्कल है, तो जब तुम आर्क बना रहे होते हो तो वो जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस होता है हमेशा। और यही दिक्कत आती है बच्चा जब कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखता है ना, तो वो अच्छे से नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि बुक में उसे रेडियस वगैरह दिखाई देता है, ठीक है, और वो सोच रहा होता है रेडियस तो यहाँ है नहीं, मैंने तो आर्क बनाई थी, यहाँ रेडियस कैसे आ गया। तो जो डिस्टेंस है वही रेडियस है, क्योंकि पूरा जब तुम घुमा दोगे उसे तो सर्कल बन जाएगा, और वो हर जगह डिस्टेंस यहाँ सेम चल रहा होगे, 5 सेंटीमीटर, तो वही रेडियस है। तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई एक ट्राइंगल है, और उसमें तुमने क्या करा, जो इसकी वर्टिसेस हैं, ठीक है, पी क्यू आर, उससे आर्क बनाई जिसकी रेडियस कितनी थी, 14 सेंटीमीटर। तो ये बताओ क्या यही होगा ना 14 सेंटीमीटर, इतना? सही बात है या गलत है ये? यस सर। ठीक है, तो वो इसको बोल रहा है रेडियस, अगर वो बोलेगा तो समझ जाओगे ना अब आगे से। तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, ठीक है, और ये भी 14 होगा। क्लियर है? इसको मैं अपनी तरफ से कुछ और नाम दे देता हूँ, ए बी लिख लेता हूँ, इसका एरिया निकाल दूंगा फिर। ठीक है, ये एक सेक्टर बन रहा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालो। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालो। अब मुझे ये बताओ, जितना एरिया इसका होगा क्या इसका भी इतना ही होगा? नो Yes, सर। sir. No, sir. ठीक है, यस सर बोला अनिरुद्ध ने, बता भाई कैसे होगा सेम? No, sir. वो एंगल डिफरेंट होंगे इसलिए नहीं होगा। एंगल नहीं पता हमें, हम नहीं कह सकते हैं, मेरे पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो रेडियस, 14 सेम है, अब मुझे लग रहा है सेम होना चाहिए। फिर ध्यान दो थीटा पे भी, क्योंकि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई सबके लिए सेम ही होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, आर और थीटा पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो थीटा कितना है वो नहीं पता। ठीक है, अब कहने वाला कह देगा कि एंगल मुझे देखने में तो इक्वल से ही लग रहे, भाई देखने से नहीं होता कुछ। ठीक है, कि तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, 79 और 80 डिग्री का एंगल अगर मैं बना दूं बोर्ड पे, तो तुम देख के यही कहोगे तो सेम ही है। क्या सेम है? नहीं, 1 डिग्री का तो डिफरेंस है उनमें। तो यहाँ पे भी क्या है, तुम एंगल नहीं बता पाओगे कितना है, और बिना एंगल के सेक्टर निकाल नहीं पाओगे। ठीक है ना? लेकिन क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, तुम्हें तीनों ही सेक्टर निकालने को दे देगा वो, या फिर क्या होगा, फिगर क्वाड्रिलेटरल होगी, चारों ही एंगल, जो चारों ही वर्टिसेस हैं वहां से सेक्टर बन रहा होगा। ठीक है, थोड़ा क्लियर होगा, देखो अब समझना। तो यहाँ से क्या कर रहा हूं मैं, एरिया निकाल रहा हूँ इस वाले सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी, तो पी ए बी का देखो एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा थीटा अपॉन 360, और ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा क्या है नहीं पता मुझे, एंगल पी मान लेता हूँ इसको, ना कुछ तो होगा ही ना, मैंने मान लिया कि भाई जो भी है एंगल पी है, यहाँ पे लिख दिया। अब आर कितना है, आर, आर है 14, तो यहाँ पे लिख दो 14 स्क्वायर। क्या लिखोगे, 14 स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व मत करो अभी पूरा, ठीक है, सोल्व नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो। फिर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वर्टेक्स क्यू, तो वर्टेक्स क्यू से जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका एरिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा देखो एंगल क्यू। अब ये नहीं लिख रहा मैं, एक बार लिख चुका हूँ, सीधा यहाँ पे लिखो एंगल क्यू अपॉन 360, पाई आर कितना है, इसके लिए भी आर 14 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वर्टेक्स आर, एंगल आर अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लो जी, ये लिखो जल्दी से, ठीक है, उसके बाद में ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख लेना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? ठीक है,
तो देखो इन तीनों को ही मिला के होगा, ठीक है, जो सेक्टर PAB है या वर्टेक्स Q से सेक्टर बन रहा है या फिर R से बन रहा है, तो इनका सम कर देते हैं। तो ये क्या होगा, एंगल P अपॉन 360 और ये पाई 14 स्क्वायर, फिर ये एंगल Q अपॉन 360 पाई 14 स्क्वायर। बोलो जी, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। वंशिका समझ आ नो रहा है? सर। Yes, sir. अब क्या क्या कॉमन है इसमें, तो तुम यहाँ पे देखो 1/360 कॉमन है, पाई और 14 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। 1/360 पाई और ये 14 स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ से, एंगल P प्लस, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस लिखो, प्लस Q, फिर ये प्लस है तो प्लस R। तीन एंगल का सम कितना होगा, अगर वो तीनों एंगल ट्राइंगल के हैं तो भाई 180। 180 होगा, तो इस पूरे के प्लेस में है ना 180 लिख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये 180 डबल होता है 360 का, तो इधर आ जाएगा 1 और ये हो गया 2। आगे और सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 पाई की वैल्यू देखो दी हुई है 3.14, अगर दी है तो ठीक है, वरना अपना वैल्यू डालो सीधा 22/7 लिखो, ठीक है। देखो ध्यान देना एक चीज और तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, जब भी यहाँ पे कोई R ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे उसमें वो कभी भी वैल्यू नहीं देता 3.14, ठीक है, कि भाई साइड में लिख दे पाई इज इक्वल्स टू यूज पाई 3.14। यहाँ पे अगर रेडियस तुम्हारा 7 है, 14 है, 105 है, ठीक है, 35 है, यानी 7 से डिवाइड होने वाला अगर कोई नंबर है तो फिर पाई की वैल्यू कभी नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा एक बार क्वेश्चन में देख लिया करो। और अगर ऐसा नंबर है जो नहीं डिवाइड हो रहा 7 से, ठीक है, तब वो पाई की वैल्यू दे देता है जनरली। हमेशा देगा क्या, नहीं, नहीं देगा तो फिर भी 22/7 लिखो, फिर डिवाइड डिवाइड कराना, पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्क्वायर नहीं करा था क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि यहाँ पे पाई की वैल्यू में डालूंगा, ठीक है। स्क्वायर करते फिर डिवाइड करते तो क्वेश्चन बड़ा होना है, इस तरीके से हमें करना है छोटा, इजी कैलकुलेशन होनी चाहिए। देखो 7 2 जा 14, ये अपोन में 14 है और ये 14 पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास है 22 मल्टीप्लाई बाय 14। बोलो जितना समझ आया कि नहीं। हम्म, Yes, sir. ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं, देखो क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट वे में करा रहा हूँ, तुम भी ऐसा एग्जाम में कर सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फॉर ईच सेक्टर, ठीक है, जो रेडियस है आर, वो देखो कितनी दी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आर्क ड्रॉ करे जा रहे हैं, ठीक है, रेडियाई कितनी ली है इन्होंने 21 मीटर, ठीक है, ये जो रेडियाई यही होगी ना 21, यहाँ पे ये हो जाएगा 21 और ये 21, ये भी 21, इस तरीके से, तो मैंने ले लिया 21, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वर्टेक्स ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सीधा निकालते हैं। देखो ये लिख देता हूं मैं, लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी ए, बी, सी एंड डी। एंगल लेने पड़ेंगे ना हमें, कौन से वर्टेक्स में कौन सा एंगल है, तो वर्टेक्स ए का एंगल कितना हो गया, एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ पे निकालता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन, जो भी वो बोलते हैं वही लिख लेना। तो देखो क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर ये कितना होगा, एंगल ए अपॉन 360, पाई आर की वैल्यू 21 स्क्वायर। सोल्व करोगे इसमें यहीं पे, बोलो
नो सर। नहीं करेंगे, हमें एंड में पता है कॉमन वगैरह निकलेगा सबसे। फिर एंगल बी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, देखो कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है बोलो। 1/360 है, पाई है, और 21 स्क्वायर है। तो यहां से क्या रहेगा, यहाँ से एंगल 1, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सॉरी एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल में 360। चारों एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो इस पूरे के प्लेस में नहीं वैल्यू डाल दी, इस 360 से 360 गया। अब बताओ पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे? 22/7। यहाँ पे क्या चल रहा है? 21 इंटू 21, ये कैंसिल होता है, इससे कितना आ गया? 3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 22 से करा देता हूँ, ये 66 इंटू 21। सोल्व करते हैं आगे। सर 138। मीटर स्क्वायर, मीटर है सेंटीमीटर है? सर मीटर। मीटर। ठीक है, वहां पे आंसर जो शीट में लिखा है वो सेंटीमीटर लिखा गया है गलती से, उसको सही कर लो, मीटर कर लो, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर।